फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको आरओ एंड एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो मैं आपको सॉल्व करा रही थी 2021 के, उसके मैं पार्ट सेकंड लेकर आई हूँ। कौन सा पार्ट आज मैं सेकंड लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया है जिसमें मैंने 45 क्वेश्चंस कवर किए थे। ओके, मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं, क्योंकि आप इसको लगाकर अपनी क्षमता को परख सकते हैं कि मैं इसमें कितना लगा रहा हूँ, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आए हुए होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, और आपने देखा होगा कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? वो हमारे रिपीट भी होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसीलिए कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कम से कम आप 5 बार तो लगाइए, आपके सारे क्वेश्चंस आपको लग जाए। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आपको आसानी रहेगी ये एनालाइज करने में कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या क्वेश्चन। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में। याद रखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, ऑप्शन ए देखिए, 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो। दूसरा देखिए, सदन की कुल सदस्यता का आधा हो। तीसरा, सदन की कुल सदस्यता का 1/4 हो। चौथा, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, कितना? 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। अब बताइए, राज्य की जो विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए हमें कितनी कोरम की या हमें कितनी गणपूर्ति की ये क्या है, जो हमें कोरम क्या है, हमें कोरम रखना पड़ता है, वो कोरम क्या है? अब बताइए, तो हमारा जो इसका आंसर डी, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद 1893 में मेंशन है। क्या मेंशन है? कि राज्य विधानमंडल की अगर बैठक आयोजित करने के लिए हमें क्या चाहिए? 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, इतनी हमें गणपूर्ति चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। देख क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संरक्षण राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? बताइए। ठीक है, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 253। क्या होगा आंसर? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा? अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 253। कौन सा है? 253। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। वही हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 से 52 की। तो हम बात करेंगे तो क्या होगा हमारा 2 से 52 की? इसमें ये बोला गया है, 2 से 52 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से, बिना सहमति के नहीं, उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति है, इसे स्वीकार किया जाना है राज्य द्वारा। ठीक है, क्या कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना है। ये क्या है? अनुच्छेद 252। वही हम देखेंगे अनुच्छेद 249। देखिए इसमें क्या है, संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। क्या है? संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जिससे वे कानून बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? विशेष अधिकार प्राप्त है जिससे वो कानून बना सकते हैं। इसके अनुसार, इसके तहत क्या किया गया है, अगर कोई राज्य सूची का विषय हो जिस पर कानून बनाने की आवश्यकता है, और अगर राज्यसभा अपने सदस्य के 2/3 बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दे, तो इस स्थिति में लोकसभा इस पर कानून बना सकती है। समझ में आया? ये 249 क्या है? इसमें क्या दिया गया है? इसमें विशेष अधिकार प्राप्त है कि वो जो कानून बना सकते हैं अगर कोई राज्य सूची का है और राज्य चाहता है कि इस पर कानून बने, तो वो क्या कर देता है, कानून बने तो हमारा राज्यसभा 2/3 बहुमत पारित करके इसको लोकसभा में संकल्प पारित कर देता है और इससे हमारे लोकसभा कानून बना सकती है। ठीक है, ओके। वही हम 250 की हम बात करें, 250 हमारा क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। इसके अनुसार क्या है, संसद को किसी भी वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। कोई भी वस्तु हो, इस पर कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, दिया गया है, जो पूरे भारत या भारत के हिस्से के लिए राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, कब है? जब किसमें क्या है इसमें कि इसके तहत संसद को किसी भी वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है जो पूरे भारत या भारत के हिस्से के लिए राज्य सूची में शामिल है, जब आपातकाल उद्घोष चल रहा हो। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सामान्य नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सामान्य नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की आवश्यकता की गई है? बताइए क्या है? सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक,
सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। अब बताइए में कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? तो हमारा 48 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है, राजनीतिक रूप से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसमें क्या है, सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संशोधन किया गया था। इसमें पता ही होगा, बहुत ही मेजर है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, इनमें कुछ संशोधन किया गया था, जिनमें से 3 नए शब्द, कौन 3 नए शब्द? समाजवादी, कौन से हैं? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया कि क्या क्या जोड़ा गया है, तो क्या क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे देखिए। 1993 में निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है? बताइए, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है, बताइए। मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। अब बताइए कौन सी हमारी भाषा शामिल नहीं की गई है? अब बताइए, देखिए क्या हुआ था सन 2003 में, सन 2003 में 92 संविधान संशोधन अधिनियम जो 2004 को प्रभावी हुआ। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अतः इसका कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि इसमें कि अभी हमने क्या बताया है? अभी हमने आपको बताया है कि 2003 में 92 संविधान संशोधन करके मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन पूछ रहा है नहीं है। तो देखिए बुक में तो नहीं है, लेकिन इसका आयोग ने हमारा उत्तर क्या माना है? आयोग ने संथाली को माना है। संथाली हमारी 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, ओके, क्योंकि जो फैक्ट था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? वो कौन है जो भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? क्या होगा आंसर? फरुखुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। कौन से आंसर सही है? अब बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी, क्या हो जाए? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। कौन से? छठे नंबर पे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये जो नीलम संजीव रेड्डी थे ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के सदस्य भी थे। ठीक है, लोकसभा के सदस्य भी थे। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आइए देखते क्या है कोड। देखिए ये कोड, अब अपना आंसर लगाइए, बताइए इसमें क्या है। देखिए जो हमारा क्या है, डॉक्टर सी रंगराजन है, इनका जो कार्यकाल था हमारा कब था? 1992 से 1997 के बीच में था। अब वही डॉक्टर IG पटेल का जो कार्यकाल था 1977 से 1982 के बीच में था। वही डॉक्टर D सुब्बाराव का जो कार्यकाल था 2008 से 2013 के बीच में था। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, ये क्या था? 1982 से 1985 था। ठीक है, ओके। तो क्या है, डॉक्टर सी रंगराजन कितना था? 1992 से 1997 में। वही डॉक्टर IG पटेल का क्या था हमारा? 1977 से 1982 के बीच में। ठीक है, वही हमारा डॉक्टर D सुब्बाराव का क्या था हमारा? देख सकते हैं सुब्बाराव का क्या था? 2008 से 13। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या था? 1982 से 1985 के बीच में। ठीक है, ये क्या है? रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल। अब व्यवस्थित करिए, तो पहला हमारा क्या आ जाएगा? फोर्थ क्या आ जाएगा हमारा पहला? अब बताइए पहला हमारा क्या हो जाएगा? कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। बताइए इसमें कौन सा आ जाएगा पहला? तो हमारा जो पहला आ जाएगा हमारा पहला क्या आ जाएगा? हमारा पहला क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा? बी हमारा पहला क्या आ जाएगा? बी, डॉक्टर GI पटेल जो 1977 का है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। फिर फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 51 का बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 200, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। अब बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो 52 का हमारा जो आंसर रह जाएगा वो क्या है? बी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका? बी। क्या है हमारा? बी आंसर है। ठीक है, तो बी। ठीक है, क्योंकि भारतीय क्या है हमारा आंसर? बी है, क्योंकि हमारा क्या कंपनी अधिनियम 2013 है, ये तो हमारा सही है। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम ये हमारा 1870 है, जो कि हमारा क्या है? 1872 है।
यही हमारे गलत है। वही हम देखेंगे साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए मिलान है। देखिए कई मैंने जो पहला लेक्चर बनाया है उसमें भी कई मिलान पूछे गए हैं। देखिए क्या मिलान क्या है, पंचवर्षीय योजना दी गई है और प्रयुक्त विकास मॉडल, कौन सा विकास मॉडल है। ठीक है, देखिए जो पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, इसके मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, इसको जो मॉडल दिया गया था हमारे प्रथम में किसने दिया था, हैरोल्ड डोमर मॉडल। देखिए मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर ली हूँ तो उसमें मैंने आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तार से पढ़ाया है, तो जो कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इसमें जीएस दृष्टि में कवर किया है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के कौन है विकास मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल। तो 1 का 2 हमारा कौन सा है, ये आंसर तो गलत। देखिए आप ना आने से ज़्यादा आप ना क्वेश्चन एलिमिनेट करके देखा करें। ठीक है, जिसमें सब देखिए 2 चांसेस लग रहा है। अब देखिए द्वितीय हमारा कौन सा है, द्वितीय की हमारा कौन सा मॉडल है, महाल नोबिस, कौन सा है, महाल नोबिस मॉडल है। तो बी का 4, तो बी का 4 हमारा यही देखिए आंसर लग गया है। बट सी का देखिए तृतीय का क्या है, एस चक्रवर्ती मॉडल, क्या है तृतीय का, एस चक्रवर्ती मॉडल। चतुर्थ क्या है, अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, अशोक रुद्र मॉडल है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं 54। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देख रहे होंगे कि कितना 2021 का पेपर जो था कितना लेंदी पेपर था, कितना बड़ा पेपर था कि आपके एक क्वेश्चन में कम से कम 4 पूछा गया है। ठीक है, आप ये देखिए हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, महिला, ठीक है देखिए क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए क्या है, महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998 में, महिला साम्राज्य योजना 1989, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमारा देखिए हमेशा योजना से बहुत ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो ये राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कब है, तो जो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना है ये 2001 में आया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। बाकी सब हमारे सही हैं। ठीक है, एक कई बार आप इसको रिपीट कर लीजिएगा। महिला समृद्धि योजना है जो ये 1993 में है, महिला स्वशक्ति योजना है 1998 में, वही महिला साम्राज्य योजना की बात करें तो 1989 है। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो दे दिया जाता है कि इसका संबंध किससे है। ठीक है, देखिए सबरी संकल्प अभियान क्या है, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है, बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर ए, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, क्या है, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना। बी क्या है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, क्या है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना। सी क्या है, स्वयं सहायता समूह के लिए योजना। डी क्या है, राष्ट्रीय पोषण अभियान, क्या है, डी क्या है, राष्ट्रीय पोषण अभियान। देखिए क्या है, जो हमारा आंसर क्या है, डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान। ये किससे संबंधित है, सबरी संकल्प अभियान से संबंधित है। ठीक है, ये 29 जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, 29 जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, आंगनबाड़ी के थ्रू। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्या 56 क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग, क्या है, देखिए मैंने इसको कई बार इसमें देखो मैंने इसीलिए पहले इकोनॉमिक्स के लेक्चर ले लिए थे कि मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से बताया था कि जिनका 1 करोड़ रुपए तक था कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है तो उन्हें जाना जाता है। बताइए, देखिए भारत में जिन व्यवसाय का विनियोग, क्या है, देखिए भारत में जिन व्यवसाय का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है। तो उन्हें जाना जाता है क्या है, बताइए, छोटे उद्यम, लघु उद्यम या सूक्ष्म उद्यम या मध्यम उद्यम। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मैंने बताया था कि 1 करोड़ रुपए तक लेकिन कारोबार 5 करोड़ रुपए तक, तो इसमें किसमें आएगा, सूक्ष्म उद्यम में आएगा। किसमें आएगा, सूक्ष्म उद्यम में आएगा। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, बताइए, हमने बताया था, ये भी हमने बताया था। देखिए आप मेरा लेक्चर, आप इकोनॉमिक का मैंने बहुत ही कम टाइम का वीडियो का लेक्चर लिया है, आप उसे आप एक बार देख लेंगे ना तो आपके जो इकोनॉमिक्स है जो ये सब है ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया है, आप उसे एक बार विजिट तो करिए, एक बार देखिए तो सही एक बार। ठीक है, देखिए भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो हमारा भारत का हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बताइए, सेवा क्षेत्र का है या कृषि क्षेत्र का है या औद्योगिक क्षेत्र का है या व्यापार क्षेत्र का है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का, क्या है, सेवा क्षेत्र का। ठीक है, देखिए मैंने कृषि क्षेत्र के बारे में भी बताया था कि आज भी हमारे भारत में कृषि क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार पाते हैं, लेकिन तब भी पर हमारा जीडीपी में इसका बहुत कम रोल है। ठीक है, बोलती हूँ ना जीडीपी में तब भी पर इसका बहुत कम रोल है। तो हमारा कितना अर्थव्यवस्था हमने क्या बताया था, सबसे ज़्यादा हमारा किसमें ज़्यादा हिस्सेदारी है, हमारा तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र के। सेवा क्षेत्र के बारे में हमने बताया था। इसके बाद क्या आता है, औद्योगिक क्षेत्र, मतलब इंडस्ट्री एरिया, क्या बताया था, इंडस्ट्री एरिया। फिर इसके बाद क्या बताया था, एग्रीकल्चर का, क्या बताया था, एग्रीकल्चर, कृषि का। मैंने बताया था सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीयक बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को हम लोग द्वितीयक बोलते हैं, कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। तो इस हिसाब से हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा स्रोत किसका है, हमारा टर्सरी यानी कि सेवा क्षेत्र, फिर हमारा सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, इकोनॉमी थोड़ा टफ होती है और हमें टफ लगती भी है, इसीलिए मैंने क्या किया कि पहले वो सब्जेक्ट पढ़ाया है थोड़ा टफ, थोड़ा कठिन है, क्योंकि एग्जाम थोड़ा सा अभी है तो पास में, लेकिन अभी क्या है ना, एग्जाम की थोड़ा भी दूर है, कम से कम आपके पास 3 से 4 मंथ होंगे अभी आपके पास। ठीक है,
तो आप जब स्टार्ट कर देंगे थोड़ा कठिन विषय से, क्योंकि जो आपको कठिन लगेगा क्योंकि आप उसे पढ़ेंगे नहीं, जब आपके एग्जाम सर पे आ जाएगा, और सिलेबस बहुत बड़ा है, जिन लोगों को पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं उन लोगों तो और भी है, ठीक है। इसीलिए मैंने वो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है जो बच्चों को टफ लगता है। आमतौर पर कोचिंग वाले कोई भी ऐसा नहीं करता है, आपने देखा होगा जो सब्जेक्ट ईजी है यानी पॉलिटी है या कुछ और है तो वो सब पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने जो सब्जेक्ट उठाया है बहुत टफ पढ़ाया है, इकोनॉमी, जो कि सभी बच्चे इकोनॉमी से थोड़ा सा दूर भागते हैं, ठीक है। ओके, मैं भी जब एग्जाम में तैयारी करती तो मुझे भी इकोनॉमी से बहुत ज्यादा डर लगता था कि कैसे क्वेश्चन होंगे। मैंने बताया था कि इकोनॉमी में स्टैटिक भी आता है क्वेश्चन और करंट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आइए लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, थोड़ा मैं जूम कर दे रही हूँ। हाँ देखिए, निम्नलिखित घटनाओं योजनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, सीडीपी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति, सी की विलेज स्कीम की शुरुआत, केवीएस जिला ग्राम विकास अभिकरण, डीआरडीए की जिला स्तर पर स्थापना। अब इसमें क्या पूछा गया है, आप देखिए नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। देखिए इसमें भी पूछा गया है कालानुक्रमान। देखिए आपके ना डेट पूछी जाती है, ठीक है, हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी, ठीक है। तो आप याद रखिए क्या है इसका आंसर हमारा, बताइए। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, आप बताइए। तुम्हारा इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए हमारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है, मैंने ये भी बताया था, ये हुई है इकोनॉमिक लेक्चर में 2 अक्टूबर। कब हुई है, 2 अक्टूबर कब हुई है इसकी बताइए आप, 2 अक्टूबर 1952 में। कब हुई है, 2 अक्टूबर 1952 में इसकी हुई है। वही हम प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करें तो ये हुई है 1957 में, ठीक है। और की विलेज स्कीम की शुरुआत इसकी कब हुई है बताइए, इसकी हुई है 1950 की। कब हुई है, 1950 में। जिला ग्राम विकास अभिकरण ये कब हुई है स्थापना, 1999। तो आप देख रहे हैं, तो हमारा पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्या हो जाएगा, सी मतलब 3, पहला 3। देखिए कोई नहीं है तो आपको पहला आपका पता है 3, ठीक है। 3 आप लगा दीजिए, 3 है फिर 1 है, ये है, ठीक है। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राज्यों में किसने ई राशन कार्ड सेवा का प्रारंभ किया, बताइए। निम्नलिखित राज्यों में किसने ई राशन कार्ड सेवा का सर्वप्रथम प्रारंभ किया, बताइए क्या है इसका आंसर। गुजरात है, क्या है बताइए, गुजरात है या महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या दिल्ली है। ई राशन कार्ड सेवा का बताइए क्या है, इसका आंसर क्या है, दिल्ली में। तो दिल्ली में ई राशन कार्ड सेवा का प्रारंभ 2015 कब हुआ है, 2015 में सर्वप्रथम किया गया, सर्वप्रथम पूछा गया है, ठीक है। क्या होता था, इसके माध्यम से राशन और आधार कार्ड जोड़ने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किया गया है, ठीक है। कि हम राशन को आधार कार्ड से अगर हम जोड़ देते हैं तो जो हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो अपनाते हैं तो अभ्यर्थी को कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। ओके, अब आइए, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत खेत है जाना जाता है, क्या जाना जाता है बताइए आप। 1 हेक्टेयर को ये भी मैंने बताया है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत खेत है उससे जाना जाता है सीमांत कृषक, मध्यम कृषक, बड़ा कृषक या लघु कृषक। तो हमारा सृष्टि का हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्या जाना जाता है, लघु कृषक। क्या है, लघु कृषक, ठीक है। जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत खेत है तो क्या बोलते हैं उसको, लघु कृषक। और अगर हम सीमांत कृषक की बात करें तो हमारा क्या है, इसमें 1 हेक्टेयर कितना है, 1 हेक्टेयर या इससे कम जमीन तो उसको हम सीमांत बोलते हैं, और 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत खेत है तो लघु बोलते हैं। वही हम बड़ा कृषक की बात करें, इसमें 2 हेक्टेयर से प्लस 2 हेक्टेयर से अधिक, ठीक है। इसमें 2 हेक्टेयर से कम, इसमें 2 हेक्टेयर से अधिक। और लघु कृषक हमारा जो है हमारा क्या है, 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत खेत है, ठीक। मध्यम कृषक क्या है, इनके पास ये होते हैं कि इनके पास सिर्फ खाने के लिए अन्य तथा दूसरे के काम में करते हैं, दूसरे के खेतों में काम करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 61, फसल चक्र के क्या है, देखिए फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। मैंने आपको बताया कि फसल चक्र क्यों हम करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने ये सब पढ़ाया आपको। लेकिन फसल चक्र इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा खेत है खेत की उर्वरता, फर्टिलाइजेशन बढ़ी रहे, ठीक है, उर्वरता बनी रहे, ठीक है। इसीलिए हम उसमें एक फसल बोने के बाद दूसरी फसल बो देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें फर्टिलाइजर या वो अपनी ना खोए, ठीक है। इसीलिए हम फसल चक्र का यूज करते हैं। तो उसी की रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है। देखिए, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। दूसरा क्या, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। निम्नलिखित कूट का सही प्रयोग करिए, बताइए कौन सा सही है। देखिए हमारा क्या है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 61 का 2, क्या हमारा 2 केवल सही है, क्या है 2 हमारा सही है। क्या है, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। अर्थात अगर आपने दलहनी फसलों को दलहनी मतलब जैसे आपने अरहर लिया है, ठीक है, उसके फसलों के बाद हम गैर जो बिना दाल वाली फसलों को उगाते हैं, ठीक है। जबकि फसल चक्र में इसमें गहरी जड़ों वाले फसलों के बाद उसी तरह की फसलें मीन्स गहरी जड़ों वाली फसलों का अनुसरण करना चाहिए, ये हमारा गलत है। उसी नहीं, इसके बाद हमारा क्या करना चाहिए, दूसरी फसल उगानी चाहिए, ठीक है। अब आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 57, ये देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन वरिष्ठ इंडेक्स
से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन ब्रेस्ट इंडेक्स से संबंधित है? कच्चे तेल की कीमतें, तांबे की भविष्य की कीमतें, सोने की भविष्य की कीमतें, शिपिंग दर सूचकांक। आप देख रहे होंगे कितना थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन था, हार्ड क्वेश्चन पेपर आया था। ठीक है, देखिए जब हमें हार्ड तब लगता है जब हम कुछ पढ़ते नहीं है, और इजी हमें तब लगता है जब हम उसे पढ़े होते हैं। तो हो सकता है आपको हार्ड लग रहा हो कि कहाँ से पूछ लिया गया है, बट कोई नहीं, जितने मैंने आपको सोर्स बताया है कि कैसे आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप पढ़ के अधिकारी बन सकते हो, तो आप वो सब फॉलो करके देखिए। देखिए मैंने कहा था चाहे कोचिंग करने वाले हो चाहे बिना कोचिंग वाले हो, आपको सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। ठीक है, सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। तो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, अपने से आप खोज नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता से दूर रहेंगे। ठीक है, ओके। क्या है, कौन ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कच्चे तेल की कीमतें। क्या हो जाएगा? आंसर ए, कच्चे तेल की कीमतें से ये संबंधित है। ठीक है, ये कच्चे तेल से, ब्रेट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतें से संबंधित है। ब्रेट जो होते हैं मीठे हल्के कच्चे तेल का व्यापारिक वर्गीकरण होते हैं। क्या होते हैं ये? मीठे, क्या होते हैं ये? मीठे हल्के कच्चे तेल का व्यापार का वर्गीकरण है। जो हमारा क्या है, देखिए थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए जो हमारा ये क्या ब्रेट इंडेक्स है, ये कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। ठीक है, जो ब्रेट क्या है, ये मीठे हल्के कच्चे तेल का व्यापार वर्गीकरण है। जो दुनिया भर में तेल का क्रय करते हैं, क्या करते हैं? तेल का क्रय करते हैं। क्रय के लिए एक प्रमुख बेंचमार्क मूल्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ओके। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के लिए सर्वोच्च है? ट्यूबवेल सिंचाई के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। ट्यूबवेल, देखो मैंने कहा ना मुझे क्वेश्चन मिल रहे हैं क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हुए हैं, तो मुझे देखिए मिल रहा है। तभी मैंने बोला ना कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जब आप भी लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप भी ऐसे बोलेंगे कि मुझे भी क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। क्वेश्चन पेपर के सारे तो नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं कि इससे आया था, उससे आया था। ठीक है, देखिए सर्वोच्च है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। किससे संबंधित है बताइए? निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के लिए सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए, क्या हो जाएगा? ए, उत्तर प्रदेश ट्यूबवेल सिंचाई के लिए सर्वोच्च है। ठीक है, सर्वोच्च। और उत्तर प्रदेश में नहर सिंचाई भी होती है। क्या होती है? नहर सिंचाई भी होती है। ठीक है, देखिए आपको बताती हूँ, जो भारत में सिंचाई, कई बार पूछा गया है कि भारत में जो सिंचाई है इनमें सर्वोच्च कौन है? तो हमारा सर्वोच्च कौन सा है? हमारा क्या होता है? ट्यूबवेल। क्या है? ट्यूबवेल के थ्रू होती है। फिर हमारा किसके द्वारा होती है? नहर द्वारा होती है। फिर किसके द्वारा होती है? या अन्य है, नहर है, या अन्य है। ठीक है, ओके। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है, बताइए। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? योजना का मुख्य, देखिए क्या है, हमने क्या बोला था? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आंसर, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1996 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 65। देखिए निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए कौन सा है उत्पादक देश? बताइए कौन कौन सा है? जापान, चीन, रूस, यूएसए। कौन सा है मछली उत्पादक प्रदेश? कौन सा है? तो वो चीन है। क्या है? चीन है। ठीक है, चीन में है। वही चीन के बाद क्या है? भारत का है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित है? कौशल विकास से संबंधित योजना है। देखिए अगर मेरी वीडियो में स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो किसी को, और या किसी को कम लग रही हो, तो आपके पास हाथ में स्पीड बढ़ाने का, तो आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्या है? कौशल विकास से संबंधित है। स्ट्राइड, संकल्प, या श्रेयस। बताइए कौन सी योजना है कौशल विकास से संबंधित है? तो बताइए आंसर। देखिए आप, एक मिनट जूम कर दे रही हूँ आपको पूरा दिख जाए। तो हमारा देखिए कौन से हमारे संबंधित है, तो आप बताएं। तो कौन संबंधित हमारा है? स्ट्राइड, संकल्प और श्रेयस। क्या है? स्ट्राइड, संकल्प और श्रेयस। स्ट्राइड हमारा नहीं है। स्ट्राइड हमारा नहीं है। स्ट्राइड हमारा क्या है? इसका क्या है? विश्वविद्यालय और कॉलेजों से था। किसका था? यूनिवर्सिटी और कॉलेज से था। ठीक है, कॉलेज के लिए था। ठीक है, नवीन शोध उसमें हम कर सकें। ठीक है, बाकी सब हमारे इसके लिए था। ठीक है, याद देखिए स्ट्राइव। क्या देखो स्ट्राइव क्या है? फुल फॉर्म स्ट्राइव, स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। क्या है? इन्हेंसमेंट। ठीक है, क्या है? 2019 में स्किल, मैंने कहा स्किल से ही से पूछा है। स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। वही हम संकल्प की बात करें, एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, ये भी 2019 में किया गया है। और श्रेयांश भी है। श्रेयांश का आप देखिए फुल फॉर्म, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल। ये भी हमारा किससे रिलेटेड है? ये स्किल से रिलेटेड है। जबकि हम स्ट्राइड की बात करें, स्ट्राइड का देखिए, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी, जिसका उद्देश्य विशेष से विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ट्रांस डिसिप्लिनरी शोध के लिए एक नवीन संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा वो था, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी पर स्थित नहीं है? कौन सा? भिलाई हो गया, जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया और भद्रावती हो गया। अब बताइए कौन सा ये तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं? देखिए
देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा भिलाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भिलाई। जो हमारा भिलाई है ये किसी नदी तट पर स्थित नहीं है, जबकि बोकारो जो है, ये जो बोकारो हमारा कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में है। ये दामोदर नदी, देखिए झारखंड में फेमस नदी कौन है? दामोदर नदी। दामोदर और बोकारो नदियों के संगम पर स्थित है बोकारो लौह इस्पात। वही हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर ये हमारा कहाँ है? ये हमारा कहाँ है? झारखंड राज्य में सुवर्ण रेखा। क्या है? झारखंड राज्य में सुवर्ण रेखा और खोरखाई नदियों के संगम पर है। वही हम भद्रावती कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। ये भद्रा नदी के तट पर, जो भद्रा नदी नाम से पता चल पा रहा है किस नदी पर है? ये भद्रा। किस पे है? भद्रा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिलेटेड है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से। देखिए ये भी मिलान है। ठीक है, ओके, आइए हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं क्या जूम करके। देखिए वन संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बताइए। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बताइए। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बताइए। बताइए कौन किससे क्या मिलान होगा। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रही हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। हाँ, अब बताइए इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 बताइए, या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर, तो हमारा आंसर क्या है? वन संरक्षण अधिनियम क्या बताया है? 1980। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण अधिनियम क्या हो जाएगा? 1974। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर डी। कौन सा हो जाएगा? आंसर डी। ठीक है, शान, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल का प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है बताइए? 18.5%, या 23.7%, या 30.2%, या 31.2%। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर बी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जनगणना से जरूर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि जनगणना में आप उत्तर प्रदेश के और भारत के आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, किसके अनुसार पूछ रहा है? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? आगरा, मेरठ, प्रयागराज और ये है मुरादाबाद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए क्या है इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। जो मुरादाबाद है ये मिलियन शहर नहीं है। ठीक है, ये मिलियन शहर नहीं है। ठीक है, ये देखिए आगरा की आबादी कितनी है हमारी? देखिए इतनी है। प्रयागराज की आबादी हमारी कितनी? इतनी है। मेरठ की आबादी कितनी है? ये, जो कि ये मिलियन में है। अब हम देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम बताइए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का जो आरोही क्रम है क्या है बताइए? तो कौन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हम क्या होगा बताइए? अरुणाचल प्रदेश में लगभग हमारा कितना है जनजाति? 68। कितना है? 68। वही हम मेघालय की बात करें, मेघालय में कितना है? 86। कितना है? 86 लगभग। वही हम कितना बात करें नागालैंड में? ये 86.10 है लगभग, मतलब 87 बोल सकते हो और इसको बोल सकते हो 86। वही मिजोरम की बात करें कितना है? 94.8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जनगणना से क्वेश्चन हमेशा हर साल बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? क्या पूछा है? न्यूनतम लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? ठीक है, कितनी महिलाएं, उसे ही बोलते हैं लिंगानुपात। तो न्यूनतम कितना है बताइए? देखिए अगर हम बात करें चंडीगढ़ की तो क्या होगा? 818। किसमें है? 1000 पे। हमने बताया 1000 पे 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं उसे बोलते हैं हम लिंगानुपात। ठीक है, दमन दीव में कितना है बताइए? दमन दीव में कितना है? और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हमारे कितने हैं? तो दमन दीव हमारे कितना है? 618 है वही 1000 में। अब हम अंडमान निकोबार में कितने हैं? 876। ठीक है, 1000 पुरुषों में। लक्षद्वीप में कितना है? 946। ठीक है, तो सबसे कम किसमें है? दमन और दीप। आप ऐसे याद रखिएगा सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? दमन और दीप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 में के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। देखिए जब एग्जाम आएगा तो मैं आपको एकदम शॉर्ट्स नोट्स दूंगी जनगणना की रिकॉर्डिंग, जिसमें से उत्तर प्रदेश के भी रहेंगे और भारत के रहेंगे। अगर आप वो बस वही पेजेस पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। देखिएगा उससे गारंटी लेती हूँ जरूर क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये फैक्ट है, बहुत आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ कब हुआ? भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? 2001 में, 2005 में, 2009 में या 2013 में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो जो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में। क्या हो जाएगा? 2005 में। देखिए भारतीय संसद द्वारा क्या है? भारतीय संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित हुआ। ठीक है, यह केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। जो आपदा प्रबंधन होता है अधिनियम, ये किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार के सेंट्रल में किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होता है, जो कि ये 2005 में तो आया लेकिन 2006 से लागू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा। क्या पूछ रहा है कि मलिन बस्तियों का प्रतिशत सबसे कम किसमें रहा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो हमारा क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा ये देखिए आप, अहमदाबाद में कितना था, इतना था, जयपुर में कितना था, ठीक है, लखनऊ में देखिए आप, बेंगलुरु में देखिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते ही हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या है क्वेश्चन। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। देखिए जरूर एक क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, कि पूछ लेता है कौन सा संगठन है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या जर्मन वाच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, या विश्व बैंक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, जर्मन वाच। क्या हो जाएगा, जर्मन वाच। जो जलवायु जोखिम है किसके द्वारा होता है, जर्मन वाच। कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछा गया है। अब आइए हम लोग क्या सेकंड पढ़ते हैं, विश्व एवं भारत का भूगोल से। देखिए कैसे क्वेश्चन बने हैं। देखिए हमारा क्या है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है। घटते उत्पादक, ठीक है, घटते उत्पादक के क्रम में पूछा है। देखिए तो घटते उत्पादक क्रम क्या है, बताइए क्या है। सागर झील है, सागर है, झील है, घास का मैदान है, मैंग्रोव है। तो क्या होगा, देखिए क्या है घटते उत्पादक हमारा, क्या है, क्या है बताइए, क्या हो जाएगा पहला हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। ठीक है, पारितंत्र में क्या पूछा है, घटते उत्पादकता। तो मैंग्रोव हो जाएगा, घास का मैदान हो जाएगा, झील और सागर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर से मिला, मैंने कहा था जो 2021 का पेपर था थोड़ा सा टफ था, ठीक है, हार्ड था। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए सूची 1 एंड सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची दिया, खनिज दिया, क्या दिया है, खनिज दिया है, चूना पत्थर दिया है। ठीक है, और आप देखिए और क्या दिया है, कापर दिया है, कापर दिया है, बॉक्साइट दिया है, मैग्नीज दिया है। देखिए क्या है, देखिए जो हमारा ये है क्या है, खनिज। खनिज हमारा क्या है बताइए, इसमें हमारे क्या पूछा है, सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सही उत्तर का हमारे चयन कीजिए। देखिए जो हमारा खनिज है, उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। क्या है, उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उद्योग किया जाता है, ये सही है। चूना पत्थर देखेंगे क्या है, सीमेंट। क्या है, सीमेंट। ठीक है, चूना पत्थर क्या है, सीमेंट है। अब हम वही बात करेंगे, कापर की बात करेंगे। तो कापर का क्या है, कापर का तांबा क्या होता है, बिजली का सामान देखे होंगे, कापर का की कोटिंग होती है, आपने देखा होगा, बिजली के तार कापर के बने होते हैं। बॉक्साइट क्या है, हवाई जहाज का निर्माण। क्या है बॉक्साइट, हवाई जहाज का निर्माण। वही हमारे मैग्नीज की बात करें, क्या है, इस्पात। तो सबका सेम है, तो ए का ए। क्या हो जाएगा आंसर, ए। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या है, कौन सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारी शक्ति है, वाणिज्यिक ऊर्जा, तेल और गैस है, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, जानवरों का गोबर है, गैर पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा है। पूछा है कौन सही नहीं है। देखिए हमने बोला है, क्या बताया, जो प्राथमिक ऊर्जा होती है, प्राइमरी ऊर्जा को कहाँ से मिलती है, सन से, मतलब सौर ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए तुम्हारा ये ऑप्शन गलत है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए। देखिए प्राथमिक ऊर्जा हमारा क्या होता है, क्या होता है, ये हमारा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। वहीं वाणिज्यिक की बात करें, तेल और गैस सही है। ठीक है, गैर वाणिज्यिक की बात करें, जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है। जो नाइजर है कि रामतिल की फसल है, वो तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है बताइए। नाइजर में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना, ए 7 से 16%, बी 17 से 26%, सी 27 से 26%, डी 27 से 46%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी। क्या हो जाएगा, डी। 27 से 47% तेल की मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है, देखिए यह छोटी तिलहन फसल है। क्या ये जो नाइजर रामतिल है, ये छोटी तिलहन फसल है जो वर्षा पर आधारित परिस्थितियों पर उगती है। ठीक है, इसका प्रयोग मानव उपयोग में भी लाया जाता है। इसकी जो उपयोग होता है, और क्या होता है इसका उपयोग शरीर में लगाने वाले पेंट एवं मुलायम साबुन, क्या होते हैं, मुलायम सॉफ्ट जो सोप बनते हैं, वो उसके लिए हैं। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से हमारा क्या आ गया, मिलान आ गया। ठीक है, देखिए जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, लाल मृदा कहाँ पाई जाती है और मरुस्थली है। तो आप बताइए, थोड़ा से बड़ा कर दे रही हूँ। हाँ बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप बताइए। देखिए जो हमारी जलोढ़ मृदा है, ये हमारी कहाँ फेमस है बताइए। ये जो फेमस है कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कहाँ है, उत्तर प्रदेश। वही हम काली मृदा की बात करें तो हम कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। देखिए जब आप पढ़ रहे होंगे बुक में, तो मिट्टियों के बारे में बहुत ही अच्छे से आप बुक में देखते होंगे, मैप के थ्रू आपको बताया गया। वही हम लाल मिट्टी की तो बात करें तो लाल मिट्टी हमारी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। तुम्हारा कौन सा आंसर हो गया, बी। ठीक है, बी आंसर हो गया। अब देखिए धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है, पूछा है। धूपगढ़ चोटी, मैंने बोला था ज्योग्राफी में मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार अगर आपने मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी पढ़ ली है तो आपको बहुत ही आसान रहेगा चीज़ों को याद में रखने के लिए। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधो और राष्ट्रीय उद्यान। आप बताइए। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धूपगढ़। देखिए धूपगढ़ चोटी कहाँ है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, में स्थिति है। ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये
ठीक है। मध्य और पंचमढ़ी भी यही स्थित है। ठीक है। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कान्हा कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में है, बालाघाट में। ठीक है। वही बांधवगढ़ भी है, ये सब भी ये सारे मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है। ये उमरिया में है बांधवगढ़, और माधोगढ़ है शिवपुरी में। माधोगढ़ कहाँ है, शिवपुरी में। ठीक है। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? बताइए किसको हॉटस्पॉट माना जाता है। अब बताइए, अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा मैदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट को जैव विविधता माना जाता है। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, हमें इसको बताइएगा। ठीक है, कितने पाए जाते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक है, कौन कौन से पाए जाते हैं आप बताइएगा। ठीक है। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। मोनोक्लाइमेक्स एकल जन्म क्या है? मोनोक्लाइमेक्स एकल जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंट्स, C.C. पार्क या D.B. अंगर, ठीक है, या S.J. गोल्ड। किसने किया था? मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। किसने किया था? F.E. क्लेमेंट्स ने किया था। यह सिद्धांत पूरी तरह से जलवायु पर आधारित है। ठीक है, जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, मोनोक्लाइमेक्स किस पे होता है? जलवायु पर निर्धारित होता है। ठीक है, इन मोनोक्लाइमेक्स क्या बोलते हैं, इनके आंसर क्या है? देखिए, किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर प्रत्येक क्षेत्र में एक चरत्मुक्त समुदाय होता है। ठीक है, जिसके सभी ओर समुदाय विकसित हो रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? जो तौकाते तूफान आया था कुछ साल पहले, उसी के बारे में पूछ रहा है कि किस सागर में उत्पन्न हुआ था। देखिए, ये उस 2021 का पेपर है, तो ये करंट से रिलेटेड है। ठीक है, करंट से रिलेटेड है, तो बता रही हूँ। तो क्या है इसका ऑप्शन? देखिए, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरब सागर से। देखिए, जो तौकाते तूफान आया था ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। ठीक है। ठीक है, देखिए इस तूफान का जो नाम दिया गया था, तूफान का नाम जो दिया गया था तौकाते, ये म्यांमार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? म्यांमार के द्वारा। जो ये तौकाते अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, ये कब आया था? ये मई 2021 में ये आया था। ठीक है, देखिए तौकाते का अर्थ जो है, इसका अर्थ है अत्यधिक आवाज निकालने वाली छिपकली। क्या है? अत्यधिक आवाज निकालने वाला छिपकली है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कुछ नासा द्वारा नए मिशन की घोषणा की गई है, वही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दा विंसी प्लस और वेरिटास, जो दा विंसी प्लस वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? क्या पूछ रहा है? चांद से या मंगल से या शुक्र से या बृहस्पति से? तो ये किससे संबंधित है? शुक्र से। देखिए, जो नासा है ये अपने इस मिशन की घोषणा क्या है? ये किया है कि ये 2028 से 2030 के बीच शुक्र ग्रह के लिए इस मिशन की घोषणा की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दा विंसी और वेरिटास का फुल फॉर्म देखिए। जो दा विंसी है, क्या फुल फॉर्म? डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। क्या है? डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। वही हम देखेंगे वेरिटास का फुल फॉर्म क्या है? वीनस इमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्या है? वीनस इमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये वेरिटास का फुल फॉर्म है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित, वाह की जगह पे हा होगा, प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन देखिए, शोन नदी, हिंडन नदी या गंडक नदी या शारदा नदी। बताइए, उत्तर प्रदेश से राज्य से कौन सी प्रभावित नहीं होती? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी ये उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती। देखिए, जो शोन नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। जो शारदा नदी है ये हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। वही हिंडन नदी है ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। हिंडन नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से ये हिंडन नदी निकलती है। ठीक है, और गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नहुबिन। कहाँ से निकलती है? नहुबिन हिमालय ग्लेशियर से। ठीक है, नहुबिन हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। देखिए, गंडक नदी को नेपाल में सप्तगंडकी नाम से जाना जाता है। किससे कौन से नाम से जाना जाता है? सप्तगंडकी नाम से नेपाल में इसको जाना जाता है। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। देखिए, मैंने बताया था कि मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ऑप्शन देखिए, टोंगा, ताहिती, तुवालू, तिनियन। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? टोंगा, ताहिती, तुवालू, तिनियन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तिनियन। ठीक है, तिनियन जो है ये पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? देखिए, निम्नलिखित किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? क्यूबा, सुलावेशी, जावा, मिंडनावा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो मिंडनावा है इसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ है? ये दक्षिण पूर्व एशिया में। कहाँ पे है? ये साउथ ईस्ट एशिया के फिलीपींस देश का
साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस देश के दक्षिणतम और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो मिंडनावा, ठीक है, मिंडनावा। इसको हम लोग किस रूप से जाना जाता है? वादे की भूमि के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए निम्न, देखिए फिर आ गया है सुमेलित। मैंने कहा जो 2021 का पेपर था थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेंदी था, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। देश दिया है और राजधानी दिया। देखिए हमने कहा था जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाकर जाइए और जब भी आप तैयारी करिए तो पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि पैटर्न कितनी तेजी से बदल रहा है या कौन से क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन किस बेस से आते हैं, ठीक है। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। देश क्या है? एंटीगुआ और बारबुडा, डोमिनिका, अल सल्वाडोर, बहामास। अब इनकी राजधानी बताना है। देखिए एंटीगुआ और बरमूडा की राजधानी क्या है? सेंट जॉन्स, ये सही है। डोमिनिका की राजधानी क्या है बताइए? डोमिनिका की राजधानी जो है ये हमारा है रूशाऊ। क्या है? रूशाऊ रोसियो। क्या है? रूशाऊ रोशियो, ठीक है। ये इसकी राजधानी है। किसकी राजधानी है? डोमिनिका की। वही हम देखेंगे अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सैन सल्वाडोर। बहामास की राजधानी क्या है? नशाऊ। क्या है बहामास की राजधानी? नशाऊ। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसकी राजधानी हमने क्या बताया था अभी? रूशाऊ रोशियो, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 91 में। देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं वाला मैंने कितनी बार बोला है कि इसको आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लिया करिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम इसको सही पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए देश, रबड़ थाईलैंड है, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राजील। अब बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए जो हमारा क्या है? रबड़ तो ये थाईलैंड में होता है। क्या है? रबड़ जो है ये थाईलैंड में होता है, ठीक है। ओके, वही कौहा की बात करें, कौहा हमारा कहाँ है? आप तो जानते हैं कौहा हमारा मंगोलिया में नहीं, कहाँ है? ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील में कौहा है, ठीक है, ब्राजील में। जैतून कहाँ है? स्पेन में। गन्ना कहाँ है? ब्राजील में। गन्ना और कौहा ये ब्राजील में ही इंपॉर्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए गर्म झरने हैं और राज्य हैं, ठीक है, गर्म झरने और राज्य हैं, ठीक है। देखिए क्या है? देखिए क्या है? हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, उड़ीसा तप्तपानी, महाराष्ट्र ब्रजश्री, गुजरात नारायणी। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। जो गुजरात में है ये नारायणी नहीं है। देखिए जो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें मणिकर्ण, ठीक है, मणिकर्ण जो है गर्म झरने के स्रोत है। उड़ीसा में कहाँ है? तप्तपानी, ठीक है। महाराष्ट्र में कहाँ है? ब्रजश्री। कहाँ है महाराष्ट्र का? ब्रजश्री, ये जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और हम बात करें गुजरात में हमारी कौन सी है? गुजरात में हमारी है तुआ। कौन सी गर्म पानी के गर्म झरने? तुआ उनाई नाम से गुजरात में है, ठीक है। और नारायणी कहाँ है? नारायणी ये राजस्थान में है। कहाँ नारायणी है? नारायणी है जो है ये राजस्थान में नारायणी है, ठीक है, याद रखिएगा। जो हमारा तुआ है ये गुजरात में है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तमरिया जनजाति, कौन सी जनजाति? तमरिया, ठीक है। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश। जो तमरिया जनजाति है ये पाई जाती है झारखंड में। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तमरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड राज्य में पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा झारखंड में और कौन सी पाई जाती है? देखिए झारखंड में कौन सी पाई जाती है? मुंडा। कौन सी? मुंडा हो, ठीक है। झारखंड में कौन सी पाई जाती है? मुंडा हो, ठीक है। बिरहोर, कौन सी? बिरहोर, ठीक है। वही हम बात करें पश्चिम बंगाल में जनजाति, तो पश्चिम बंगाल जो जनजाति पाई जाती है ये लोपचा लोढ़ा। कौन सी पाई जाती है? लोपचा और लोढ़ा आदि, ठीक है। और मध्य प्रदेश में कौन पाई जाती है? गोंड बेंगा और परजा भट्टारा, ठीक है। और राजस्थान में भील। देखिए जनजाति से जरूर एक क्वेश्चन बनता है। राजस्थान में कौन सी पाई जाती है? भील, मीना कठोरिया आदि, ठीक है। कौन सी पाई जाती है? भील और मीना कठोरिया आदि, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? ये क्वेश्चन कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, कोलेरू, नाल सरोवर, बुलर या सांभर। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये कहाँ पे पाई जाती है? ये कश्मीर में स्थित है, कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और सांभर झील कहाँ है? ये सांभर झील कहाँ है? ये राजस्थान में है, ठीक है, ये राजस्थान में सांभर झील। और नाल सरोवर कहाँ है? नाल सरोवर है ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और कोलेरी झील कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है कोलेरी झील। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 95। निम्नलिखित समूहों में से कौन एक अलग है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, बीजिंग। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें से कौन से अलग है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों है? क्योंकि ये अलग क्यों है? क्योंकि जो न्यूयॉर्क है
ये सिटी है, अमेरिका की ये सिटी है, लेकिन जो टोक्यो है, ये टोक्यो है, लंदन है, बीजिंग है, ये राजधानी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, चाहे रीजनिंग में रिलेटेड से, चाहे कुछ भी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, ये घटनाएं हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, मींस करंट के क्वेश्चन, तो इसका डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका डिस्कस करने कोई मतलब नहीं है। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि ये सब पुराने सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आते हैं रीजनिंग पे। ठीक है, रीजनिंग पे हम लोग आते हैं। एक सेकेंड, आइए हम लोग रीजनिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या रीजनिंग क्वेश्चन। निम्नलिखित समूहों में से कौन से 3 से भिन्न, मैंने जैसे वो बताया है कि अब जब ऐसे क्वेश्चन आया करे तो आप इससे रिलेट करिए। ठीक है, देखिए दिशा, कंपास, सुई, चुंबक, बताइए इनमें से कौन से 3 से भिन्न है। क्या है, देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा ए, क्या है, ए, दिशा। देखिए दिशा से तीनों से भिन्न है क्योंकि दिशा खोजने के लिए कंपास, सुई और चुंबक तीनों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है। देखिए रिलेट करिए। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा हमारा। देखिए विद्युत किस में बहती है, तार में बहती है, तो पानी कहां से जाएगा, जग तो भरा रहेगा, नदी में भरा रहेगा, बोतल में भरा रहेगा, लेकिन पाइप से जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है, तो उसी कोड में बोर का कूट क्या होगा, बोर का पूछा है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या किया करिए, देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। देखिए होटल में HOTEL। ठीक है, एक मैंने बताया था कि क्या करिए आप इस तरह क्वेश्चन में आप प्लेस वैल्यू मतलब कि एच कहाँ पे, एच किस नंबर पे आता है, ओ किस नंबर पे आता है, टी किस नंबर पे आता है, ई किस नंबर पे आता है, एल किस नंबर पे आता है, आप ये सब याद कर लीजिए। अगर याद ना हो तो आप रफ में, इतना टाइम जरूर रहता है कि आप रफ में ABC करके ABCD करके लिख लो, फिर प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे भी आप करके लिख सकते हो। ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, GS है, तो आप क्या करिए, इसको आप लिख सकते हो, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मुझे याद है, देखिए होटल के देखिए एच क्या है, वो एच की प्लेस वैल्यू क्या है, आप अपने में देखते हैं 8 है, क्या है 8 है। ओ की प्लेस वैल्यू क्या है, 15 है। टी की प्लेस वैल्यू क्या है, 20 है। ई की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 है। और एल की प्लेस वैल्यू क्या है, 12। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, क्या है, ऐड करेंगे, हमारा 60 नंबर आ रहा है। ठीक है, ऐड करने पे 60 नंबर आ रहा है, लेकिन अब 300 के रूप में इसको लिखा गया है, तो आप लॉजिक लगाइए। अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, आप अगर ये देखिए वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड, अगर हम इससे 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे कितने आ जाएंगे, 300। कितने आ जाएंगे, 300, जो कि सही है। देखिए क्या होता है, एग्जाम में कई बार लॉजिक हमारा नहीं लग पाता है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ट्राई करेंगे तो आप जरूर लगा लेंगे। तो उसी तरह हम देखेंगे बोर को। आइए हम लोग बोर के लिए सॉल्व करते हैं। बोर, बी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है, 15 है। आर की कितनी है, 18 है। ई की कितनी है, 5 है। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब उसी तरीके से हम लेटर को क्या करते थे, मल्टीप्लाई। देखो कितनी लेटर, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, कितना मारेंगे, 160 हमारा आंसर हो जाएगा। 160 है, हाँ है, बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया आपको, ना समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा से रिपीट करके अब देख लीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए कि कितने वर्ग हैं और कितने त्रिभुज हैं, मतलब ऐसे फिगर से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं, अब आप बताइए इनको। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए आप, अगर मैं आपको समझा रही हूँ, देखिए अगर कभी ऐसे दिया रहे आपको, ऐसे, ठीक है, बी से क्रॉस हो, तो आप क्या करिए, जितने कंपार्टमेंट हैं उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। अब क्या करिए, इनको 4 से 2 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो कितने त्रिभुज हैं, अगर ये केवल दिया रहता हमारा तो त्रिभुज कितने हैं हमारे, 8 हैं। 8 त्रिभुज आप बता देते हैं। उसी तरीके से हम लोग आइए इसमें काउंट करते हैं। देखिए इस पे ये पूरे का आप देखिए, ये पूरे कितने त्रिभुज होंगे, 8 होंगे, और फिर ये तीनों, ये इसमें कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये देख रहे होंगे बीच में भी तो जंक्शन भी है ना, देख रहे हैं आप, बीच में जंक्शन भी तो है, तो जंक्शन में एक इधर काउंट करिए, एक इधर काउंट करिए, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 18। तो त्रिभुज कितने हमारे, 18 हमारे त्रिभुज हैं। क्या आपको समझ में आया, एक मिनट में आपको फिर से बता दे रही हूँ। ठीक है, एक मिनट, देखिए मैंने बताया था कि जब कभी ऐसे दिया रहा करे इतना, ठीक है, इतना, तो आप क्या करिए, कंपार्टमेंट काउंट करिए, कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इतना का त्रिभुज के हमारे कितना हो गया, और फिर इसको दुगना कर, 4 है तो आप दुगना कर दीजिए, कितने हो जाएंगे त्रिभुज, 8। ठीक है, तो कितने हो गए इसमें, 8 हो गए। इधर वाले कितने हो गए, 8 हो गए, 8 8 16। हमने बताया कि देखिए दोनों जॉइंट है, जॉइंट में एक इधर काउंट करिए, एक इधर काउंट करिए, तो 8 + 8 +, ठीक है, 8 + 8 + 1 और 2 2, तो कितने हो जाएंगे हमारे, 18 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18 त्रिभुज। देखिए जो मैंने बताया है वो बहुत ही इजी है, या तो आप ऐसे करिए या तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसको ऐसे ऐसे करिए 9, फिर आप इसको करिए 10, ठीक है, फिर आप ऐसे करिए 11, फिर ऐसे 12, फिर 13। ठीक है, आप ऐसे काउंट करेंगे तो आपको 18 त्रिभुज मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ग कितने हमारे, 1 2 और एक पूरा, कितने हो गए, 3 वर्ग और 18 त्रिभुज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 114। देखिए इसमें क्या दिया गया, कूट। ठीक है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। ठीक है, व्यवस्थित करिए।
देखिए क्या है, शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। बताइए इसमें कौन सा सबसे पहले आता है, बताइए बताइए इसमें कौन सा आता है। देखिए जो भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम हमारा क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्या आ जाएगा, पहला कौन सा मौसम हमारा आता है, बसंत ऋतु। ठीक है, बसंत ऋतु। ठीक है, इसी को चैत या बैसाख नाम से जाना जाता है। किसमिस नाम से जाना जाता है, चैत या चैत और बैसाख नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हम बसंत ऋतु। ठीक है, अब हम दूसरा हम देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, ग्रीष्म ऋतु। क्या आता है, गर्मी। देखते होगे पतझड़ पहले आता है बसंत ऋतु, ठीक है, लगभग फरवरी या वैसे आता है ना, फिर इसके बाद गर्मी आती है। ठीक है, ऐसे आप याद करिए, पहले बसंत आता है फरवरी में, देखते हैं आप, फिर गर्मी आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के बाद अब गर्मी में, जब गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो वर्षा होगी। ठीक, लगाइए, याद ऐसे लगाइए, क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं होगा। ठीक है, वर्षा होगी। ठीक है, वर्षा के बाद फिर क्या आती है, जब वर्षा होती है फिर धीरे धीरे ठंडा मौसम हो जाता है, तो उसके बाद शरद ऋतु आती है। ठीक है, इसके बाद शरद ऋतु आती है, जिसे कुमार या कार्तिक बोलते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला क्या आएगा, थर्ड हो गया, थर्ड कहीं है, हाँ ये देखिए, अगर आप पहले क्या लगाते तो बसंत लगाते तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। बसंत आएगा, फिर गर्मी आएगी, फिर गर्मी आएगी तो गर्मी को शांत करने के लिए वर्षा आएगी, वर्षा को शांत करने के लिए क्या आ जाएगी, शरद। वर्षा जब हो जाएगा तो धीरे ठंडी पड़ने लगेगी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर, क्या है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे। बताइए आप, कितने दर्पण मूल रूप में समान दिखाई पड़ेंगे। मतलब अगर कोई दर्पण रख दिया जाए, कोई शीशा रख दिया जाए, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला लगाओ और कोई वहां पे शीशा रख दो, तो उसमें कौन से समान दिखाई देंगे। तो हमारे कितने क्या आंसर हो जाएंगे। देखिए जब भी अभी ऐसा हो जाए तो आप, मैंने बोला है सब लिख लो, इसके बाद आप देखो, देखिए क्या क्या चेंज नहीं होगा। देखिए जब ऐसे लगाएंगे, जैसे ए इधर लिखेंगे, दर्पण के पीछे भी ए ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी बी उल्टा हो जाएगा, सी भी उल्टा हो जाएगा, डी भी उल्टा हो जाएगा, डी ई भी उल्टा, एफ भी उल्टा, जी भी उल्टा, एच, देखिए एच आया, एच इधर भी सही, एच इधर भी, आई, देखिए आई को तो सोचना ही नहीं है, आई जे भी उल्टा, आई जे, के एल एम एम, देखिए एम ऐसे बना रहेगा, एन भी उल्टा, एन ओ, ठीक है, ओ हो गया। ठीक है, पी भी उल्टा हो जाएगा, पी क्यू आर एच टी भी हो जाएगा सेम। ठीक है, टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, टी फिर क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हमारा क्या हो जाएगा, जेड हमारा अपोजिट बनेगा। ठीक है, जेड हमारा अपोजिट हो गया। तो काउंट करेंगे कितने आएंगे हमारे, 11। जो 11 है ये मूल रूप के समान आते हैं। देखिए कभी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें से थोड़ा सा भी आप देख सकें कि आप लगा सकते हैं, तो आप इसको एकदम माइंड से एकदम हल्का सोचिए, और आपको नहीं आता तो आप एकदम बेसिक पे जाइए। ठीक है, आप चुपचाप लिखिए एबीसीडी और आप देखिए कौन सा अगर उधर जाएगा अपोजिट होने पे बदलेगा नहीं। ठीक है, तो आप वही काउंट करके लिख लीजिए। ठीक है, ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए ऐसे निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या बताइए। लुप्त संख्या बताइए। देखिए इसमें भी थोड़ा होते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन जैसे आपको क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग लॉजिक लगाते स्टार्ट करते हैं। देखिए आप क्या है, देखिए हम लोग क्या करें, अगर हम ऐसे करें 4 into 5 को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 20, 20 में से 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 18। अब देखिए ऐसा क्या ये वाला बन रहा है, इसको देखो 6 into 3 करें तो कितना आ जाएगा 18, 18 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, नहीं 27 आ रहा है, कुछ और होगा। ठीक है, आइए हम लोग ये नहीं लगेगा। अब कौन सा लॉजिक लगाते हैं हम लोग, ये देखिए 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में 4 ऐड करो, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं क्या लग सकता है। देखिए एक ऐसे लग सकता है लॉजिक, आप क्या लगाइए लॉजिक, 6 पंचे 30, 30 में से नहीं, ये भी नहीं लग सकेगा। देखिए तो लॉजिक आप लगाएंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए एक लॉजिक क्या लग सकता है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब हम 4 को भी फिर से 4 पंचे 20, इससे नहीं हो पाएगा, नहीं। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, अब प्लस करिए, अब 4 दूनी 8, अरे वाह लग रहा है, इसमें देखते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए क्या किया है, 5 इसके मल्टीप्लाई करिए किससे, 5 को 2 से, फिर 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करिए 2 से, 4 into 2 कितना हो जाएगा बराबर 18। अब देखिए ये लॉजिक के सेकंड में लागू होता है। देखिए 6 into 3 प्लस 3 into 3, देखिए 6 18, 18 प्लस 3 3 9, तो हमारा कितना आ गया, हमारा 27, कितना आ गया 27 लागू हो गया। अब इसमें भी देखिए क्या लागू होगा, देखिए क्या हमने लॉजिक लगाया, देखिए 12 into 4 प्लस क्या लगाया हमने लॉजिक इस पे, देखिए इस पे क्या हमने लगाया है, कैसे हम लोग लगाएंगे इस पे, ऐसे नहीं लगाएंगे। जब हम इससे मल्टीप्लाई करते थे ना, इसको हम 4 नहीं मानेंगे, कैसे करेंगे, देखिए 12 into x प्लस 4 into x, ठीक है, बराबर कितना 96। ठीक है, उसमें निकालते थे। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इनको दोनों हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 12x 4x, हमारा कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, 16x 96। अब हम x की काट देंगे वैल्यू, कितना हमारा आ जाएगा 6, x बराबर 6 आ जाएगा। 6 आंसर है, देखिए डी, हमारे इसी जगह पे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। क्या चुनिए, भिन्न को चुनिए, जो भिन्न है उसे आप चुनिए। देखिए क्या नहीं आपको आ रहा है, ठीक है, क्या आपको आ नहीं रहा है। ओके, अब आप क्या देखेंगे हम, देखिए JR6, ठीक है, देखिए जे की प्लेस वैल्यू देखिए, या तो ऐसे देखिए इसको थोड़ा सा वो करिए, देखिए जे को प्लेस वैल्यू करके आर की देखिए, ई की देखिए, ठीक है, और डी की देखिए, कुछ देखिए ऐसा कुछ लग रहा है लॉजिक। देखिए आप सॉल्व करिए, देखिए मैं यहीं पे ही लॉजिक लगा के आपको सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है,
देखिए आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, देखिए हम इसको लेते हैं पहले, क्या आर, आर की प्लेस वैल्यू क्या है, अगर आपको नहीं आता तो आप एक पेज में लिख लीजिए, ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या है, देखिए आर की हमारी प्लेस वैल्यू क्या है, आप कौन सा करिए, क्या है आर की हमारी कितनी है 18 है। वी कितनी है, वी कितनी है, वी की है हमारी कितनी है 18 इंटू वी की हमारी कितनी है 22, ठीक है। कुछ बन रहा लॉजिक इसमें, एक के ई के 5, देखिए 3 कैसे आया, 3 कैसे आएगा, कुछ ऐसे नहीं बन रहा। दूसरा को सोचते हैं, जे की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी है 10 है, 10 इंटू आर, अगर माइनस करें तो एक मिनट देखने दो, अगर हम देखते हैं इसको लेते हैं ई कितना है, ई की तो आप जानते हैं, ई की हमारी कितनी है ई की 5 है, के की कितनी है, के की है हमारी 11, ठीक है, -11 कितना आ जाएगा, हाँ कुछ तो बन रहा है, एक मिनट देखिए हम लोग क्या, देखिए बड़ी से हम लोग क्या करें, देखिए के ई की प्लेस वैल्यू है 5 और के की वैल्यू है 11, अगर हम 11 माइनस ई की कितनी है 5 फिर -1 करें कितना आ जाएगा हमारा 5, देखिए कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। देखिए लॉजिक लग जाएगा सब में। देखो डी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी है 4, जी की कितनी है 7, देखिए हम लोग क्या 7 माइनस 4 माइनस 1, देखिए कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा 4 3 3 2, वाह लग रहा है इसमें, देखो मतलब ये तो सेम है, भिन्न देखना इसमें। आर, वी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या है, वी की प्लेस वैल्यू हमारी 22 है, आर की कितनी है, आर की हमारी प्लेस वैल्यू है हमारी कितनी है, आर की प्लेस वैल्यू है 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3, देखिए ये भी सही है। इसी तरह इसको भी देखते हैं हम लोग, जे आर की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी है, अभी हमने बताया था 18, ठीक है, और जे की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी है 10 माइनस 1, तो क्या आ रहा है 6 के बराबर। अगर हम 18 से 10 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 18 से हम क्या करेंगे, देखिए क्या है 18, अगर हम 18 से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 से 10 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 से माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, ये किसके बराबर चाहिए 6 के बराबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। समझ में आया क्या है, देखिए क्या है, सब में जो है माइनस करने पे कितना आ रहा है, जो ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, लेकिन इनमें से हमारा 6 आ रहा है, हमारा इसमें ये लॉजिक हम लगा रहे हैं 7 आ रहा है, तो हमारा यही भिन्न है, ठीक है। थोड़ा सा ये वो था, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखिए क्या है, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है। याद रखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते, मैंने कहा था निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही बाद में 9 है। आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्या है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 है, 3 के ठीक पहले ना तो 6 होना चाहिए और ना ही बाद में 9 है। देखिए पहले तो हमारा 6 नहीं है, ये है, तो हमारा ये बन सकता है, ठीक है, ये हमारा बन सकता है एक। अब 3 के पहले 6 है, ये नहीं हो सकता। अब 3 कहाँ है, ये 3 के पहले हमारा क्या है, देखिए 3 के पहले हमारा क्या ना हो, 6 ना हो और बाद में 9 हो, तो हमारा ये भी बन सकता है। अब 3 देखिए कहाँ है, 3 के पहले 6 है बाद में 9 है, ये भी देखिए 3 के पहले 6 है बाद में 9 है, तो ये नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कितने बन रहे हैं 2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत ही ईजी था, इसमें थोड़ा सा आप एकाग्र होकर आप करेंगे ना तो आपसे क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। देखिए आपको क्या करना है, टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। देखिए टीचर मतलब यही वर्ड आपको दे करके मिला करके आपको बनाना है। देखिए आर है, हाँ आर है, ई है, ए है, सी है, एच है, तो ये बन लिखा जा सकता है। एस देखिए एस है, ई है, उसमें ए है, आर है, सी है, एच है, भी लिखा जा सकता है। देखिए इसमें देखिए सी है, हाँ एच है, हाँ डबल ई एक ई है, यहाँ डबल ई है, आर ए भी लिखा जा सकता है। अब देखिए चेयर, सी है, हाँ एच है, हाँ ए है, हाँ आई, देखिए इसमें कहीं आई है नहीं है, तो देखिए ऐसे हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा डी, इसमें आई नहीं है, तो टीचर से हम चेयर नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करिए तथा शब्दों को ज्ञात कीजिए कि शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर कौन आएगा। ठीक दूसरे स्थान पर हमारा कौन आएगा, तो आप बताइए हमारा दूसरे स्थान पर हमारा कौन आएगा, ठीक है। अब बताइए, देखिए जैसे डिक्शनरी के अनुसार आप वर्ड ढूंढते हैं ना, इसमें सिर्फ वही करना है। देखिए सी तो पहले सब में आएगा, ठीक है, सी 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 सी, ठीक है। एन ओ ओ ओ ओ सब में काउंट, देखिए जो सेम हो उसको पहले लिख लिया करिए, ठीक है। सी ओ सब में। अब देखिए एन एन एन, तो इसका मतलब है जो काउंट है ये सबसे नीचे की ओर रहेगा, ठीक है, नीचे की ओर रहेगा। अब देखिए सी के बाद एन 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 सब में भी हमारा क्या है, ये सब में कॉमन है, ठीक है, सब में कॉमन है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या है, सी है, यहाँ सी है, यहाँ एफ है और यहाँ भी सी है, ठीक है। देखिए पढ़िए ए बी सी, तो हमारा पहले क्या आता है सी सी, तो अब इनमें दोनों में लगाइए कि कौन सबसे पहले आएगा। देखिए इनमें क्या है, सी के बाद एल है, इसमें क्या है ई है, क्या है ई है, क्या है ई है, तो हमारा क्या है ई है, इसमें एल है, तो हमारा पहले क्या हो जाएगा, पहला हमारा कंसंट्रेट हो जाएगा, इसमें दूसरा हो जाएगा। अब ये देखिए ये तो नीचे है, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या पूछा गया है, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए शब्दकोश के अनुसार पहला क्या आएगा, देखिए नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा, तो ठीक है, ठीक दूसरे स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, कंक्लूजन्स। कौन सा आ जाएगा, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन्स। ये देखिए निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी गई है, एक गलत संख्या दी गई है, क्या है, 2 6 16 38 84 168 368 750, इनमें बताइए कौन सा हमारा गलत दिया गया है श्रृंखला, ठीक है। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो जो इसका आंसर हो जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें, एक मिनट।
देखिए इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, ये देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो देखिए 2 से 6 आ रहा है। अगर हम इसको देखिए 2 है, 2 से 2 मल्टीप्लाई करें और फिर हम क्या कर दें +2 कर दें, कितना आ जाएगा 2 2 4 4 + 6, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे 6 से किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, 6 से मल्टीप्लाई किससे करें 2 से। अभी 2 से अब हम देखेंगे +4 करें, कितना आ जाएगा 12 12 4 16, तो हमारी कौन सी वैल्यू आ गई ये नंबर। अब हम देखेंगे इसी तरीके से अब करते जाइए और देखिए कौन सा नहीं आ रहा है। 16 देखेंगे 16 × 2 प्लस क्या करेंगे हम 6 2 4 6 कितनी पेंसिल रहा है 6, हमारा कितना आंसर आ जाएगा 32 32 16 32 32 + 6 और 38। हाँ ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। ठीक है, अब हम देखेंगे 38 को, देखिए 38 × 2 + 8, ठीक है, याद रखिएगा 8 कितना हमारा आ जाएगा, देखिए हमारा कितना आ जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। 38 × 2 देखिए 38 × 2 हमारा कितना आ जाता है, 38 × 2 अगर हमारा आएगा 72, ठीक है, 76 + 8 कितना हमारा आ जाएगा 84, तो हमारा ये भी सही है। अब देखेंगे हम किसको करिए 84 × 2 प्लस कौन सी कुछ लगेंगे 10, ठीक है, 84 × 2 ठीक है +10, तो बताइए इसमें कौन सा लगेगा हमारा सीक्वेंस, तो हमारा कौन सा इसमें सीक्वेंस लगेगा। देखिए हमारा क्या है इसको आप करेंगे सॉल्व, कितना 8 6 2 8 16, तो 168 + 10 कितना आ जाएगा हमारा 178। इसमें कितना दिया गया है हमारा 168, तो हमारा क्या है ये रॉन्ग है, तो इसमें कहीं 168 है, तो हमारा ये ऑप्शन देखिए जहाँ से मिल गया आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप जब करेंगे तो आपके लग जाएंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खेल एवं पुरस्कार। देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कलरी पायटू थांगता मलखंब गतका। ठीक है, क्या ऐसे पूछा गया है, निम्नलिखित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है। थोड़ा छोटा कर दे रही हूं तो आपको सारे ऑप्शन भी दिख जाए। अब बताइए क्या है, निम्नलिखित पर विचार करिए और आप देखिए क्या है, निम्नलिखित खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए, इनमें से कौन खेलो इंडिया गेम में शामिल किया गया है। तो हम क्या है देखिए ऑप्शन ए और बी, 1 और 2 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो खेलो इंडिया गेम में जो शामिल किया गया है इस चारों किया गया है, कालदीपट्टू थांगता मलखंब गतका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन। आप देखिए मैंने बताया था सभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, मैंने आपको बताया था 5 ईयर का पेपर डिस्कशन किया था, आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए जल बिहार का मेला कहाँ है, बुंदेलखंड में, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरपुर नगर में। तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जो जल बिहार का मेला है ये हमारा कहाँ है, बुंदेलखंड, सही है। बटेश्वर का मेला कहाँ है, पश्चिमांचल, ये भी सही है। बलदेव छठ का मेला कहाँ है, पूर्वांचल नहीं, कहाँ ये फरीदाबाद, कहाँ ये फरीदाबाद में है, ये कहाँ है, इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। बलदेव का मेला कहाँ है, बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है, फरीदाबाद, हरियाणा में बहुत ही फेमस है। ठीक है, फरीदाबाद। ठीक है, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरपुर नगर, भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बलदेव का मेला। ठीक है, अब आइए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर ये, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है। बताइए क्या किया गया है, ऑप्शन नंबर 1832 1833 1834 1835, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1833 में। 1833 में वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। अब बताइए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बताइए नौचंदी का मेला, फूलडोर का मेला, बावरो बाबा का मेला, बटेश्वर का मेला, बताइए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नौचंदी का मेला। ठीक है, नौचंदी का मेला जो है, नौचंदी का मेला, ठीक है, ये हमारा क्या है, हिंदू और मुसलमान इसमें दोनों आते हैं, ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है इनको। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 126, देखिए इसमें भी हमारे क्या दिया, मिलान दिया गया। देखिए मिलान वाला क्वेश्चन से बहुत आसान रहता है। ठीक है, बहुत ही अगर एक आपको आ गया है तो आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए लोकगीत दिया है, गायन का अवसर दिया है, चैती, कजरी, रशिया, शोहर। अब बताइए इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, चैती किस अवसर पर गाया जाता है, वही रशिया किस अवसर पर गाया जाता है, और कजरी किस अवसर पर गाया जाता है, शोहर किस अवसर पर गाया जाता है। देखिए जो चैती है ये मौसमी गीत है, एक 4 है कहीं, हाँ देखिए कजरी हमारा क्या है, कजरी हमारा विवाह एवं मौसमी गीत है, इसमें कोई भी आपको आई बी का 3 यही देखिए आ गया। सी का हमारा 2, अब देख लीजिए सी का क्या है, रसिया ब्रज का लोकगीत है, शोहर संस्कार गीत है। अगर आपको शोहर भी पता है तो आप ऑप्शन टिक कर सकते थे। ठीक है, ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 140 कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, तो वीडियो लेंदी बन रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा से कहीं ज़्यादा धीमी टाइम ले लिया समझाने में। ठीक है, मैंने क्या बोला है, मेरी जहाँ पे आवाज़ धीमी लग रही हो, तेज लग रही हो, तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब बताइए ऑप्शन देखिए, सिर्फ एक सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, या सिर्फ 1 2 सही। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए हमारा क्या है, गन्ने के उत्पादन का हब है, ये भी है, दूध के उत्पादन का हब है। ठीक है, चावल का भी हब नहीं है, चावल का भी हमारा वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी, सिर्फ 1 और 2 सही है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में, ये तो करंट का है, ठीक है, लेकिन देख लीजिए किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत डायनो मिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है। इस पे इसने क्या किया, समझौता ज्ञापन किया। अब आइए कुछ, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई, बताइए। कार सेवा इटावा, जौनपुर, महाराजगंज, तो मिर्जापुर। तो कहाँ पे हुई, मिर्जापुर, ठीक है। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल में पहली, कहाँ पे, विंध्याचल, देखा विंध्याचल बहुत फेमस है, विंध्याचल में पहली कार सेवा की शुरुआत हुई, ठीक है, ओके। अब देखिए ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, देखिए आप इससे लगा रहे होंगे ना तो आपको पता चल रहा होगा कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, नजीबाबाद, निजामाबाद, खुर्जा या काशगंज। अब बताइए ब्लैक पॉटरी के लिए कहाँ पे है ये, बताइए। ब्लैक पॉटरी के लिए ये कहाँ पे है, ये है निजामाबाद। कहाँ है, निजामाबाद, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है और आप देखिए निजामाबाद, ठीक है, निजामाबाद कहाँ, जीआई टैग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल की सीमा के साथ साझा नहीं करता। देखिए आ गया ना मैपिंग के क्वेश्चन, ठीक है। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर। जब आप देखेंगे तो जो कुशीनगर है ये बीच में पड़ता है, ये हमारा उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ ये साझा नहीं करता, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी ये नेपाल के साथ साझा करते हैं, ठीक है। और देखिए नेपाल के साथ साझा करने वाले आप याद कर लीजिए, कई बार पूछता है, ठीक है। 7 है वैसे, ठीक है, 7 जिले नेपाल के साथ साझा करते हैं। कौन से हैं, पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, देखिए पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर। अब 2-3 बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बिनी चंद्रिया के लेखक कौन है, अपने समय में चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बिनी चंद्रिया के लेखक कौन है, काशीनाथ सिंह, निर्जन जादव, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अजय मिश्र। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, अब्दुल बिस्मिल्लाह, ठीक है। इनका ये क्या किए थे, ये अपने उसमें ग्रामीण जीवन और मुस्लिम समाज की संवेदनाओं पर ये प्रकाश डालते हैं, ठीक है, स्थान देते हैं, ठीक है, झीनी झीनी बिनी चंद्रिया के लेखक। अब देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी हमारा बताइए क्या है, करंट से भी है, बताइए क्या है। मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इंद्र कुमार गुजराल। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया था, जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए, ठीक है। अब देखिए पारंपरिक लोक नृत्य भाड़ पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, मतलब भाड़ पाथर किस केंद्र या राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाड़ पाथर किससे संबंधित है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। ये क्या करती है, ये भाड़ पाथर सदियों से कश्मीर के लोगों का मनोरंजन करती आ रही है, ठीक है, ये मनोरंजन करती आ रही होती है, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है लीमा पेरू, शिमला भारत, डेकर सेनेगल, डबलिन आयरलैंड। तो हमारा क्या हो जाएगा, लीमा पेरू में स्थित है, ठीक है। इतने याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, लीमा पेरू, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पशु और नस्ल दिया है, भैंस भदावरी, गाय सिंधी, बकरी जमुना पारी, भेड़ थार पार करे। देखिए जो भैंस है लखनऊ को भदावरी, गाय सिंधी, बकरी जमुना पारी, लेकिन जो भेड़ है ये भेड़ है, थार पार करे नहीं है। ये भेड़ से ये जो थार पार करे है ये भेड़ का नहीं है, ये है गाय का, ठीक है, ये गाय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मिलाना गया, देखिए मिलान, देखिए फल दिया है और सबसे बड़ा उत्पादक दिया है। देखिए आम कहाँ, लीची कहाँ, नारियल कहाँ, सेब है। देखिए हमारा क्या है, आम कहाँ है आप बताएंगे, लीची कहाँ है, मैंने बताया था लीची कहाँ हमारा बिहार में, नारियल हमारा कहाँ है केरल में, सेब कहाँ है जम्मू कश्मीर, आम देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए कुछ देश हैं जो सुमेलित नहीं है, भाषा है इस देश में, डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन, चीन, भाषा थाईलैंड। अब बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, अब बताइए। देखिए जो डेनिश है ये डेनमार्क का है, सही है, डच है ये नीदरलैंड का है, ये भी सही है, मंदारिन है ये भी हमारी कहाँ है, चीन में, भाषा का हमारा कहाँ है, इंडोनेशिया, कहाँ है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, जो कि ये गलत है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। थाईलैंड क्या है, थाई, क्या है थाईलैंड का, थाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है, ढाका गुवाहाटी, ढाका चटगांव, ढाका कोलकाता, ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। तो जो मिताली एक्सप्रेस है ये ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है, ठीक है। ये जो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, ठीक है, उसके बीच, और न्यू जलपाई हमारा कहाँ है, ये इंडिया में चलने वाली एक्सप्रेस है, ठीक है। और हमारे देखिए बांग्लादेश इंडिया में चलती है मैत्री, क्या है, मैत्री और बंधन चलती है, मैत्री और बंधन चलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे लास्ट, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, लेखक पूछ लिया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए यही 2021 का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर समाप्त हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डीप में, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ओके, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप जरूर अपने क्वेरी को या अपने डाउट्स को
उस कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।